जय हिंद दोस्तों, मैं नवनीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं निर्माण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है एमपीपीसीएस प्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है खाद्य प्रसंस्करण। अब बात आती है क्या होता है खाद्य प्रसंस्करण। तो ध्यान रखिए, खाद्य प्रसंस्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कृषि से प्राप्त कच्चे पदार्थों को उनके रासायनिक, भौतिक और जैविक क्रियाओं द्वारा, ठीक, जो भी कच्चा पदार्थ हम कृषि से प्राप्त करते हैं उसमें भौतिक, रासायनिक, जैविक क्रियाओं द्वारा उसमें मूल्य वर्धन कर दिया जाता है, उनकी क्वालिटी इंप्रूव कर दी जाती है। साथ ही खाद्य पदार्थों का जीवन काल बढ़ा दिया जाता है, यानी जो जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ हैं वो लंबे समय तक टिक पाते हैं और साथ ही साथ उन्हें तुरंत खाने योग्य बना दिया जाता है। यानी डिब्बा खोला और खाना शुरू कर दिया, ठीक, चिप्स का पैकेट फाड़ा, चिप्स खाना शुरू कर दिया, तो उसे कहा जाता है, इसी पूरे प्रक्रिया को कहा जाता है खाद्य प्रसंस्करण। ठीक, तो चलिए अब एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि खाद्य प्रसंस्करण का महत्व क्या है। तो ध्यान रखिएगा, खाद्य पदार्थों में से हानिकारक जीवाणुओं को समाप्त कर दिया जाता है खाद्य प्रसंस्करण के द्वारा। साथ ही अन्य पोषक तत्व मिला दिया जाता है खाने योग्य पदार्थों में और खाने योग्य पदार्थ और पोषक बन जाते हैं। ठीक, खाद्य पदार्थों का जीवन काल बढ़ा दिया जाता है खाद्य प्रसंस्करण द्वारा। ठीक, किसानों को अतिरिक्त लाभ देने का प्रयास किया जाता है। ठीक, इसके अलावा पोषण स्तर में भी सुधार किया जाता है। निर्यात, सामान का निर्यात कर निर्यात आय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है और नई आर्थिक क्रियाओं को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, अब एक बात की जाए कि विश्व स्तर पे सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण कहां से शुरू हुआ, ऐसा क्या किया गया। तो ध्यान रखिएगा, 1810 ईस्वी में निकोलस, एक साइंटिस्ट थे, 1810 ईस्वी में निकोलस एपर्ट, ठीक, निकोलस एपर्ट ने क्या किया, सबसे पहले डिब्बा बंद सामान यूज किया। सबसे पहले उन्होंने खाद्य पदार्थ को डिब्बा में बंद किया और वहीं से खाद्य प्रसंस्करण की कहानी शुरू होती है। इसीलिए निकोलस जी को खाद्य प्रसंस्करण का जनक माना जाता है। 1864 में, ध्यान रखिएगा, 1864 में लुई पास्चर ने एक शोध किया, अंगूर का शराब जो कि खराब हो जाता था उस पे शोध किया कि उसे खराब होने से कैसे बचाया जाए। ठीक, और ये शोध जब पत्र प्रकाशित हुआ उनका, तो खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी को एक वैज्ञानिक आधार मिल गया। किसके द्वारा? लुई पास्चर द्वारा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा लुई पास्चर ने क्या किया था कि अंगूर का शराब के ऊपर तो शोध किया ही किया, साथ ही एल्कोहल, सिरका, बियर के साथ ही दूध जो खट्टा हो जाता है, खराब हो जाता है, उस पर भी उन्होंने शोध किया। लुई पास्चर ने एक काम और किया कि जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव हैं उन्हें नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण प्रक्रम को विकसित किया। पाश्चुराइजेशन जिसे आप कहते हो, उसको विकसित किया। इसमें होता क्या है कि खाद्य पदार्थों को, जैसे दूध ही है, उसको तेजी से टेम्परेचर दिया जाता है, गर्म किया जाता है और कुछ निश्चित टेम्परेचर पे ले जाके उसे फिर ठंडा किया जाता है। इसके बारे में भी डिटेल में थोड़ी देर बाद हम देखेंगे। तो पहले तेजी से गर्म किया जाता है, फिर अचानक उसे ठंडा कर दिया जाता है, तो जिससे क्या होता है कि जो सूक्ष्म जीवाणु हैं वो मर जाते हैं पाश्चुरीकरण के माध्यम से। अब खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का प्रयोग प्रारंभ में किसके लिए किया गया होगा, आप सोचिए। तो प्रारंभ में ध्यान रखिए सेना के लिए किया गया होगा। सबसे पहले खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी कैसे जो उत्पाद बनाए गए वो किसके लिए बनाए गए? सेना के लिए। बाद में पूरा विश्व जो ग्लोबल विलेज बन रहा है, तो हर देश का आदमी दूसरे देश के भोजन को खा रहा है, तो व्यक्ति के भोजन की मान्यताएं बदल रही हैं, उनकी रुचियां बदल रही हैं और लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न देशों के व्यंजन को अपनाने का प्रयास किया है। अब इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को अपना काम करना पड़ा है और अपना विकास करना पड़ा है। साथ ही साथ उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य तथा पोषक खाद्य पदार्थों को बनाना भी खाद्य प्रसंस्करण का एक महत्वपूर्ण कार्य होना है। देखिए, अब मान लीजिए कोई पोषक पदार्थ, कोई चीज है, कोई खाद्य पदार्थ है जिसमें किसी पोषक तत्व की कमी है, तो खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम में उस पोषक तत्व की कमी को पूरा कर दिया जाएगा। ठीक, अब एक चीज आपको एकदम ध्यान रखना होगा और आपके पीटी के फैक्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जीवाणु होते हैं 5 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वृद्धि करते हैं।
और क्योंकि 5 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान में वो वृद्धि करते हैं, इसलिए इसे खतरे का परास कहा जाता है, खतरे का क्षेत्र कहा जाता है। 5 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस के इस परास को, इस रेंज को खतरे का क्षेत्र कहा जाता है। ठीक, अब एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, जो भी जीवाणु हैं अधिक प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ को ही खाना पसंद करते हैं, जैसे मांस, मछली, अंडा। जिसमें भी अधिक प्रोटीन होगा वो जल्दी खराब होगा, क्योंकि जीवाणु उसको ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक, इसलिए इस प्रकार के मांस, मछली, अंडा जैसे अधिक प्रोटीन युक्त पदार्थ को जोखिम वाले खाद्य पदार्थ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं हम? जोखिम वाले खाद्य पदार्थ। ठीक, अब बात आती है खाद्य प्रसंस्करण के प्रकार की बात। खाद्य प्रसंस्करण कितने प्रकार का होता है? तो ध्यान रखिए, खाद्य प्रसंस्करण 3 प्रकार का, एक प्राथमिक प्रकार, दूसरा द्वितीयक प्रकार का और तीसरा तृतीयक प्रकार का। यानी खाद्य प्रसंस्करण 3 प्रकार के होते हैं। अब प्राथमिक खाद्य प्रसंस्करण क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसके अंतर्गत कच्चे कृषि एवं पशु उत्पाद को कुछ परिवर्तन के साथ ही खाने योग्य बना दिया जाता है। ठीक, कच्चा कृषि उत्पाद है और पशु उत्पाद है, जैसे दूध हुआ, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन के साथ इसे खाने योग्य बना लिया जाता है। जैसे मान लीजिए सेब है, सेब को हमने क्या किया, छाटा, साफ किया और बाजार में बेच दिया, बाजार में लोग खरीद के खा रहे हैं, तो उसे क्या कहा जाएगा? प्राथमिक प्रसंस्करण। ठीक, दूसरा है द्वितीयक प्रसंस्करण। अगर हम द्वितीयक प्रसंस्करण की बात करें तो ध्यान रखिएगा, द्वितीयक प्रसंस्करण में मानव श्रम के साथ साथ मशीन, बिजली, पूंजी का उपयोग करके कृषि और पशु उत्पादों में भौतिक बदलाव ला दिया जाता है। ठीक, जैसे कि गेहूं से आटा बना दिया गया, कॉफी के बीज से पाउडर बना दिया गया, तो इसमें क्या हुआ? मशीन का उपयोग हुआ, मानव श्रम का उपयोग हुआ, बिजली का उपयोग हुआ। ठीक, भौतिक, बीज का भौतिक रूप बदल गया, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक प्रसंस्करण कहते हैं। अब बात आती है तृतीयक प्रसंस्करण क्या होता है? तृतीयक प्रसंस्करण क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कृषि और पशु उत्पाद को तुरंत खाने की स्थिति में लाया जाता है, तुरंत। जैसे दुकान पे गए, बनाना शेक पी लिए, तुरंत उत्पाद आ गया, तृतीय प्रसंस्करण है। ठीक, गन्ने का जूस तुरंत पी लिए, मैंगो शेक तुरंत पी लिए, बनवाया, तो यही क्या है? तृतीय प्रसंस्करण है। यानी फलों और सब्जियों का जूस, लौकी का जूस आजकल बहुत चल रहा है, तो ये क्या है? तृतीय प्रसंस्करण है। अब बात आती है प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के प्रकार। तो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला, प्राथमिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ। ठीक, अब क्या होता है प्राथमिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ? तो ध्यान रखिएगा, इसमें फलों, सब्जियों, डिब्बा बंद दूध, चावल, आटा, दाल, मसाला, नमक आदि को सम्मिलित कर लिया जाता है। ठीक, इसमें जो प्रसंस्करण होता है, ये सारी चीजें जैसे फल, सब्जी, डिब्बा बंद दूध, बिना ब्रांड वाले खाने के योग्य तेल, चावल, आटा, ये सभी जो चीजें आती हैं वो प्राथमिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में सम्मिलित की जाती हैं। दूसरा है जो इंपॉर्टेंट है, मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ। मूल्य संवर्धित खाद्य पदार्थ क्या होता है? अब देखिए, वैल्यू ऐड किया गया, उसका मूल्य संवर्धन किया गया, मूल्य उसका बढ़ाया, मूल्य मतलब उसकी उपयोगिता बढ़ाई गई। ठीक, तो जैसे जूस, जैम, मुरब्बा, प्रसंस्कृत दुग्ध पदार्थ जैसे पनीर, घी, अल्कोहल, ये वो भी तो बियर जो आप लोग आजकल यूज करते हो, ये सारी चीजें, पेय पदार्थ, चॉकलेट, ये सारी चीजें किस में आ जाएंगी? मूल्य वर्धित खाद्य पदार्थ में आ जाएंगी। ठीक, अब देखिए मूल्य वर्धन हो रहा है ना, सीधे सीधे क्या वर्ड यहाँ आ रहा है? ध्यान रखने की बात है, मूल्य वर्धन हो रहा है, उसका क्वालिटी इंप्रूव किया जा रहा है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण देखते हैं एक एक करके। खाद्य पदार्थ अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक। ठीक, देखिए खाद्य पदार्थों का वर्गीकरण संसाधन की सीमा और प्रकार के आधार पर अनेक भागों में किया गया है, अनेक भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला है कार्यमूलक खाद्य पदार्थ। कार्यमूलक खाद्य पदार्थ, तो मानव स्वास्थ्य पर लाभदायक प्रभाव जो खाद्य पदार्थ डालता है उसे कार्यमूलक खाद्य पदार्थ कहते हैं। मानव स्वास्थ्य पर
लाभदायक प्रभाव डालने वाले खाद्य पदार्थों को क्या कहते हैं? कार्यमूलक खाद्य पदार्थ। ठीक, ध्यान रखिएगा, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। संश्लेषित खाद्य पदार्थ, अगला है संश्लेषित खाद्य पदार्थ। ये क्या होता है? अब देखिए, संश्लेषण वर्ड ही बता रहा कि इसका संश्लेषण किया गया है। ये रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? रासायनिक संश्लेषण द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे विटामिन। ठीक, उद्योगों में उपयोग होने वाला एंजाइम, ये क्या है? संश्लेषित खाद्य पदार्थ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ नेक्स्ट है। व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ, अब क्या होता है व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ? तो कच्चे सामग्री, यानी जो भी कृषि उत्पाद है, दुग्ध पशु उत्पाद है, तो जो कच्चा खाद्य सामग्री है उसके शोधन से जो प्राप्त होता है उसे कहा जाता है व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ। ठीक, जैसे तिलहन से तेल निकाल लेना, गन्ने से शक्कर बनाना, ये क्या है? व्युत्पन्न, यानी उत्पन्न हुआ। व्युत्पन्न यानी क्या हुआ? उत्पन्न हुआ। ठीक, तो गन्ने के रस से शक्कर, तिलहन से तेल, ये व्युत्पन्न खाद्य पदार्थ है। अब फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ, ये खाद्य पदार्थ क्या होते हैं? फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ। तो ध्यान रखिएगा, विभिन्न पदार्थों को मिलाकर इन्हें तैयार किया जाता है, जैसे आटा, चीनी, फ्लेवर सब मिला के ब्रेड तैयार कर लिया गया। तो विभिन्न पदार्थों को मिला के इन्हें तैयार किया जाता है। इसमें जो ये खाद्य पदार्थ है, यानी फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ है, इनका जो संरक्षण काल होता है वो लंबा होता है। ये लंबा टिकते हैं, जैसे ब्रेड है लंबा टिकेगा। ठीक है, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, केक हो गया, तो ये सब किस में आ जाते हैं? फार्मूलाबद्ध खाद्य पदार्थ में। आगे देखते हैं कि विनिर्मित खाद्य पदार्थ। अब ये क्या होता है भाई? विनिर्मित खाद्य पदार्थ। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के खाद्य पदार्थों में कच्ची सामग्री के मूल गुण काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं। कच्चा जो भी मतलब कच्चा कृषि उत्पाद या दुग्ध उत्पाद है, उसका जो मूल गुण है, अगर मीठा लगने का गुण है, समाप्त। तो जो मूल गुण है वो काफी हद तक समाप्त हो जाते हैं। इसमें संरक्षण के लिए मूल विधियां काम में लाई जाती हैं। इनके संरक्षण में नमक, तेल, शक्कर आदि का उपयोग किया जाता है। ठीक, इसमें विनिर्मित खाद्य पदार्थ की बात कर रहा हूं मैं, और अभी जब इसका उदाहरण दूंगा तो आप अपने आप समझ जाओगे। जैसे अचार, नमक का उपयोग किया जाता है संरक्षण में। मुरब्बा, चीनी का उपयोग किया जाता है संरक्षण में। जैम, चीनी का उपयोग किया जाता है संरक्षण में। ठीक, अब जो आप मुरब्बा बनाए, अचार बनाए, तो जो आम का अचार है, तो जो आम का जो टेस्ट था, क्या वही टेस्ट आता है? नहीं, तो उनका जो स्वाद होता है, जो मूलभूत स्वाद होता है, वो बदल जाता है। और चलिए, और बताने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आप ऐसे समझिए अचार, मुरब्बा, जैम, पापड़, आप कोई दिक्कत नहीं है। अगला खाद्य पदार्थ जो हमारे पास है वो है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ, यानी न्यूनतम परिवर्तन किया गया है। ठीक, इसमें परिवर्तन जो कम से कम परिवर्तन किया जाए, न्यूनतम, उसे ही कहते हैं न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ। अब ये न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ वो पदार्थ है जिसमें ताजे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनी रहती है। जैसे विनिर्मित में देखिए, इनकी जो गुणवत्ता है, क्या जो उनका मूल गुण खत्म हो गया, लेकिन इसमें ताजे खाद्य पदार्थ की जो गुणवत्ता रहती है वो बनी रहती है। इसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया है, इन्हें साफ कर दिया जाए, छील दिया जाए, काट दिया जाए, पतले पतले टुकड़े कर दिया जाए। तो ये सामान्य सी प्रक्रिया है, इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं किया जाता है, यानी न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ है। खराब सामान अलग कर दिया गया। ठीक, ये चीज किया जाता है न्यूनतम संसाधित खाद्य पदार्थ में। नेक्स्ट है संरक्षित खाद्य पदार्थ। क्या होता है भाई संरक्षित खाद्य पदार्थ? तो इसमें संरक्षण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया या विधि पदार्थ के गुण में अधिक परिवर्तन नहीं लाते। जैसे विनिर्मित खाद्य पदार्थ में क्या है, पूरा ही बदल जाता है, लेकिन इसमें अधिक परिवर्तन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो विधि और प्रक्रिया अपनाई जाती है वो इनके गुणों में परिवर्तन नहीं करते। जैसे हिम शीतित मटर, एक फ्रोजन मटर, आप जानते हो फ्रोजन मटर जिसे आप कहते हो, तो वही हिम शीतित मटर। डिब्बा बंद फल और सब्जियां, ठीक, तो वो आ जाती हैं संरक्षित खाद्य पदार्थ में। यानी हूबहू जो खाद्य पदार्थ है, चाहे फल हो, सब्जी हो, उसे संरक्षित किया गया, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब खाद्य परिरक्षण के जो सिद्धांत हैं
उनको देखते हैं किन किन सिद्धांतों पर खाद्य को परिरक्षित किया जाता है, ठीक उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है वो अरोगाणुता है, यानी जो भी रोग फैलाने वाले जीवाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो भी हैं, उनको समाप्त करने का कार्य किया जाना, वही तो हो गया अरोगाणुता। ठीक, ध्यान रखिएगा अधिकांश खाद्य पदार्थ जो हैं वो उनका जो जीवन काल होता है बहुत कम होता है, बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जैसे आपका दूध ही है, आप कितने दिन ऐसे दूध रख दोगे, कुछ खास व्यवस्था ना करो उसके लिए, तो कितने दिन तक रख पाओगे। ठीक, आपके फल हैं कितने दिन तक रख पाओगे, तो जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए उन्हें परिरक्षित किए बिना हम लंबे समय तक उपयोग में नहीं ला सकते। साथ ही परिरक्षण के लिए प्रत्येक प्रक्रिया विधि में यह ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा वो दूषित ना हो। ठीक भाई, हम किसी चीज को संरक्षित करके रख रहे हैं तो हमको ये ध्यान देना होगा ना कि सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा वो दूषित ना हो, खराब ना हो। इसके लिए जहां फल सब्जियों को काटा जाता है, छीला जाता है, वहीं द्रव पदार्थों के लिए पाश्चुरीकरण या उच्च शीतलन की विधि प्रयोग में लाई जाती है। ठीक, पाश्चुरीकरण कर दिया, जैसे दुग्ध पदार्थों को पाश्चुरीकरण कर दिया गया, उच्च शीतलन, जैसे फ्रोजन मटर की बात किया हूं मैं, तो उच्च शीतलन में रखा गया। ठीक, अब प्रसंस्करण में इसमें अरोगाणुता के ढेर सारी चीजें की जाती है इस प्रसंस्करण में, जैसे प्रशीतन, निर्जलीकरण किया जाता है, किण्वन किया जाता है, धूप में सुखाया जाता है, नमक से परिरक्षण किया जाता है, हिम शुष्कन किया जाता है, सिरका द्वारा, तेल द्वारा, सोडियम बेंजोएट द्वारा ठीक परिरक्षण किया जाता है, जिससे कवक, जीवाणु, बैक्टीरिया ये सब मर जाएं और फल और सब्जियां हमारी संरक्षित हो पाएं। ठीक, तो रोगाणु में क्या होता है कि सामान्य सी विधि है कि कुल मिला के हमें किसी भी खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक बना के रखना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रोगाणु मुक्त करना पड़ेगा। और रोगाणु मुक्त करने के लिए पाश्चुरीकरण करते हो आप। ठीक, रोगाणु मुक्त करने के लिए किण्वन करते हो, प्रशीतन करते हो, थर्मल प्रसंस्करण करते हो, ठीक, पाश्चुरीकरण करते हो, धूप में सुखाते हो, नमक से परिरक्षित करते हो, शुगर से, चीनी से परिरक्षित करते हो, जैसे जैम की बात किया मैं आपको, मुरब्बा की बात किया। ठीक, हिम शुष्कन करते हो, सिरका से परिरक्षण करते हो उसका, तो ये सब परिरक्षण किया जाता है। ये तो पहला हो गया। ठीक, खाद्य परिरक्षण के सिद्धांत में पहला हो गया अरोगाणुता। लेकिन दूसरा क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा, उच्च ताप का प्रयोग। ठीक, देखिए एक निश्चित ताप पर, अभी आपको मैं बताया हूं कि जो जीवाणु होते हैं 5 डिग्री से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक अपनी वृद्धि करते हैं। तो एक निश्चित ताप परास पर सभी जीव वृद्धि करते हैं। ठीक, यदि ताप कम कर दिया जाए, सीमा से कम कर दिया जाए, या ताप को सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए, तो उन जीवाणुओं का जीवन संभव नहीं हो पाता। और इसी सिद्धांत पर यह खाद्य परिरक्षण कार्य करता है। उच्च ताप का प्रयोग यानी ताप बढ़ा देना है, और ताप बढ़ा देना जिससे बैक्टीरिया आपके सूक्ष्म जीवाणु हैं, जो रोगाणु जो है वो मर जाएं। अब इसमें देखिए कई विधियां हैं। देखिए अधिक ताप करने में कई विधियां हैं। पाश्चुरीकरण, सबसे पहले अभी आपको पाश्चुरीकरण के बारे में बताया हूं मैं आपको कि सबसे पहले लुई पास्चर ने बताया था इसके बारे में, सबसे पहला प्रयोग उन्होंने ही किया था। और उन्होंने एक चीज बताऊं आपको लिए, आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी करें तो ये तो जानते ही होंगे और जानना चाहिए, नहीं जानते हो तो जानना चाहिए कि सबसे पहले लुई पास्चर ने ही बियर की बोतल को 50 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर कर ये बताया था कि इससे ढेर सारी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। यही तो पाश्चुरीकरण हुआ, टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। अब जैसे दूध के पाश्चुरीकरण की बात करूं तो दूध को 62 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 30 मिनट तक गर्म किया जाए, या 74 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कुछ सेकंड तक गर्म किया जाए। ठीक, उसके बाद अचानक लगभग उसका तापमान 13 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे लेते आ जाए, या तो उसे 62 डिग्री तक गर्म किया जाए और अचानक 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाए, और अचानक उसका तापमान 13 डिग्री सेल्सियस या उससे भी नीचे लाया जाए, या तो 74 डिग्री सेल्सियस पर कुछ सेकंड गर्म किया जाए और उसका तापमान 13 डिग्री सेल्सियस और उससे नीचे लेते आ जाए। अब इससे होगा क्या
कि इससे जो रोगाणु हैं, बैक्टीरिया हैं, वो नष्ट हो जाते हैं और इसी विधि को कहा जाता है पार्श्वरीकरण। ठीक, अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो स्थायी पार्श्वरीकरण। अब स्थायी पार्श्वरीकरण क्या होता है? स्थायी पार्श्वरीकरण में पेय पदार्थों को 79.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 90.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक, स्थायी पार्श्वरीकरण में 79.4 डिग्री सेल्सियस से लेके 90.5 डिग्री सेल्सियस, ये 50 नहीं, 5 डिग्री सेल्सियस पर 1 से 5 मिनट तक गर्म किया जाता है। ठीक, तो इसे कहा जाता है स्थायी पार्श्वरीकरण। जैसे इसमें किया जाता है, फलों के रसों को इतने टेम्परेचर पर अगर गर्म किया जाए तो उसे हम कहेंगे स्थायी पार्श्वरीकरण। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है स्थायी पार्श्वरीकरण में कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा। बात क्लियर? तो 79.4 से 90.5 डिग्री सेल्सियस तक। बात क्लियर? चलिए, दूसरा पार्श्वरीकरण है त्वरित पार्श्वरीकरण। त्वरित पार्श्वरीकरण में क्या होता है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 1 मिनट या इससे कम समय के लिए चीजों को गर्म किया जाता है, खासकर पेय पदार्थों को गर्म किया जाता है। ठीक, तो 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट या उससे भी कम समय तक अगर गर्म किया जाए तो उसे कहा जाएगा त्वरित पार्श्वरीकरण। ठीक, ये दोनों का अंतर ध्यान रखिएगा। स्थायी पार्श्वरीकरण में क्या है, 79.4 डिग्री सेल्सियस से 90.5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 1 से 5 मिनट तक गर्म किया जाता है, जबकि त्वरित पार्श्वरीकरण में 10 डिग्री सेल्सियस पर पेय पदार्थों को 1 मिनट या उससे कम समय तक गर्म किया जाता है। बात क्लियर? अब एक और है निर्जीवीकरण। टेम्परेचर की बात की जा रही है, अधिक तापमान पे खाद्य पदार्थों की सुरक्षा की बात की जा रही है, तो इसमें क्या है, निर्जीवीकरण। उच्च तापक्रम, कितना भाई उच्च तापक्रम? 100 डिग्री सेल्सियस से लेके 121 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उचित समय, यानी उचित समय 15 से 45 मिनट तक खाद्य पदार्थों को गर्म किया जाता है, जिससे बैक्टीरिया, सूक्ष्मजीव मर जाते हैं और हमारे खाद्य पदार्थों का परिरक्षण होता है। ठीक, तो ये निर्जीवीकरण हो गया। तो ध्यान रखिएगा, पार्श्वरीकरण में ये दो चीजें हैं, स्थायी पार्श्वरीकरण और त्वरित पार्श्वरीकरण, और एक आ गया आपका निर्जीवीकरण। ठीक, ये तो था उच्च तापक्रम पर। लेकिन अगर हम निम्न ताप का प्रयोग करके खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखना चाहें तो ध्यान रखिएगा, निम्न ताप पर सूक्ष्म जीवों, एंजाइमों आदि की गतिविधियों का विकास रुक जाता है। जैसे उच्च तापक्रम पर रुक जाता है, उसी तरह निम्न तापक्रम पर भी रुक जाता है। 3 डिग्री से 7.2 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होता। यानी हम आमतौर पर खाद्य पदार्थ को 3 डिग्री सेल्सियस से 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखें तो खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते। ठीक, अब इसमें भी अनेक विधियां हैं, एक एक करके सभी विधियों को हम देखते हैं। ठीक, कम तापमान वाली पर तो देखिए प्रशीतन। ठीक, प्रशीतन में क्या होता है, खाद्य पदार्थों को 2.2 डिग्री सेल्सियस से 16.1 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर संग्रहित किया जाता है, रखा जाता है, जिससे होता क्या है कि रासायनिक अभिक्रियाओं की जो दर होती है बैक्टीरिया, वायरस की, वो कम हो जाती है। बात क्लियर? उसके बाद एक होता है हिमीकरण। ठीक, हिमीकरण क्या होता है, खाद्य पदार्थों को बर्फ बनाकर हिमीकृत अवस्था में रखा जाता है, फ्रोजन स्टेज में। शुष्क हिमीकरण, इसमें क्या होता है, इस विधि में खाद्य पदार्थों को तीव्र वेग द्वारा तरल नाइट्रोजन से बर्फित किया जाता है, तरल नाइट्रोजन से इसे बर्फित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, अब पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, तरल नाइट्रोजन का उपयोग किस में होता है? तो शुष्क हिमीकरण में तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। ये प्री का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आप प्रशीतन या हिमीकरण जो बातें वर्ड जा रही हैं तो आपके प्री के हिसाब से ही इसको डिजाइन किया गया है। तो शुष्क हिमीकरण में तरल नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। आगे देखिए, कार्बोनेशन। ध्यान रखिएगा, तरल पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड को घोल या मिश्रित कर दिया, यानी घोल दिया जाए या मिला दिया जाए तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जाता है। ठीक, तो खाद्य पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड को घोल दिया जाए, मिला दिया जाए तो खाद्य पदार्थों का संरक्षण किया जा सकता है। और आप पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होता है, उसे संरक्षित किया जाता है।
ठीक, तो कार्बोनेशन हो गया वो। अब आगे देखते हैं नमी निष्कासन। अगला हमारा है नमी निष्कासन। खाद्य प्रसंस्करण में नमी निष्कासन, ध्यान रखिएगा, एंजाइमों सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता उचित नमी के अभाव में रुक जाती है। ठीक, कोई भी जीव हो अगर पर्याप्त उचित नमी न मिले तो सूक्ष्म जीव हो, एंजाइम हो, वो क्रियाशील नहीं रह पाते। अब जब क्रियाशील नहीं रह पाते तो क्या करना पड़ेगा, अगर हमें खाद्य पदार्थों को बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, नमी को बाहर निकाल दीजिए खाद्य पदार्थ से। तो कौन कौन सी विधियां हैं नमी को बाहर निकालने की खाद्य पदार्थ से? देखिए, धूप में रखना। भाई क्या करोगे, धूप में रख के उसको सुखा दीजिए। आप जानते हो हमारे यहाँ गांव में अचार बनाया जाता है, आम की खटाई बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं, आम को सुखा दिया जाता है, नमी निकाल दी जाती है, बैक्टीरिया मर जाते हैं, वायरस मर जाते हैं, कहानी आगे बढ़ जाती है, हम लंबे समय तक यूज कर पाते हैं उसे। उसके बाद निम्न ताप वाष्पीकरण। ठीक, अब ध्यान रखिए, तरल पदार्थों में उपस्थित जल को क्रमशः बर्फ बनाकर उसे छन्नी से छान कर अलग कर दिया जाता है। तो तरल पदार्थ को बर्फ बनाया गया और बर्फ बनाया गया तो जो जल है उसका वो तो बर्फ के रूप में आ गया, और बर्फ के रूप में आ गया तो उसे छान दिया गया। तो जो भी खाद्य पदार्थ का बेस होगा वो तो छन जाएगा, नीचे आ जाएगा, खाद्य पदार्थ गाढ़ा हो जाएगा और पानी उसका क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाता है। तो निम्न ताप का वाष्पीकरण किया जाता है। आगे है निर्जलीकरण। ठीक, निर्जलीकरण नियंत्रित वातावरण निर्मित करके जल का निष्कासन। ठीक, आप इसको समझ ही रहे हो, इस वर्ड को देख के, निर्जलीकरण यानी खाद्य पदार्थ से जल का निष्कासन कर दिया जाए। आगे है झाग चटाई शुष्कन। तो इसमें क्या किया जाता है कि खाद्य पदार्थ में झाग उत्पन्न होने वाले पदार्थ मिला दिए जाते हैं। जब खाद्य पदार्थों में झाग उत्पन्न होने वाले पदार्थ मिलाने के बाद उसे 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुखाया जाता है। ठीक, तो पहले क्या किया जाता है, खाद्य पदार्थों में जो झाग उत्पन्न करने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं, फिर उसे 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुखाया जाता है। इससे फायदा क्या होता है, ये जल्दी सूख जाता है, सूखने में समय कम लगता है। अब देखिए अगला है वायु निष्कासन। अब देखिए, किसी भी को भी जीवन जीने के लिए नमी चाहिए, उसी तरह वायु चाहिए। अगर वायु न रहे तो जीवन संभव नहीं है। तो उसी तरह से वायु के अभाव में सूक्ष्म जीव जीवित नहीं रह पाते तथा साथ ही जो एंजाइम्स होते हैं वो भी निष्क्रिय हो जाते हैं, वो भी सक्रिय नहीं रह पाते। तो करना क्या है, जिस भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखना है उससे वायु को निकाल दीजिए। अब आपके गांव में, घरों में तो आमतौर पे ये यूज किया जाता है, अचार में तेल डाल दिया जाता है। आप देखते हो आम के अचार में खूब तेल डाल दिया जाता है, भर दिया जाता है तेल से, वायु निकल जाता है, लंबे समय तक अचार वो संरक्षित रहता है। ठीक, तो अचार में तेल डालकर वायु का निष्कासन किया जाता है। आगे देखिए, मृदु प्रतिरोधी पदार्थ का उपयोग। ठीक, मृदु प्रतिरोधी, संरक्षित करने के लिए मृदु प्रतिरोधी पदार्थ का उपयोग किया जाता है। अब क्या होता है मृदु प्रतिरोधी पदार्थ, तो आप सिरका यूज किए होगे, शक्कर यूज किए होगे, नमक यूज किए होगे, और भी ढेर सारे रासायनिक परिरक्षक आते हैं। ये सारे क्या कहलाते हैं, मृदु प्रतिरोधी खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। इन सभी को क्या कहते हैं, सिरका, शक्कर, नमक, इन्हें मृदु प्रतिरोधी खाद्य पदार्थ कहा जाता है। और इन्हें उचित मात्रा में यदि खाद्य पदार्थों में मिला दिया जाए तो सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। अब आपको जैम को, जेली को, मुरब्बा को अगर संरक्षित रखना है तो इसी आधार पर संरक्षित रखा जाता है। ठीक, मृदु प्रतिरोधी पदार्थ उसमें मिला दिया जाता है। अब अचार में देखिए नमक मिला दिया जाता है ढेर सारा। ठीक, तो अचार, मुरब्बा, जेली, जैम, इन सभी को इसी आधार पर मृदु प्रतिरोधी पदार्थ का उपयोग करके संरक्षित रखा जाता है। अब देखिए, इसमें भी अलग अलग विधियां हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं, जैसे देखिए, अम्लता का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, अम्लता का। अब जो अम्ल बढ़ाने वाले होते हैं, और जब अम्लता एसिडिक हो जाता है कोई चीज तो बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणु मर जाते हैं। देखिए, जैसे सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सिरका आदि को मिला के अम्लता बढ़ा दी जाती है और आपके अचार, केचप आदि पदार्थ को संरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा नमक का उपयोग किया जाता है। नमक का तो खाद्य पदार्थों में 15 से 20%
नमक की अगर उपस्थिति हो तो खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाती है। 15 से 20% का नमक किसी भी खाद्य पदार्थ को खराब होने से वो बचाते हैं, क्योंकि जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो अपना मर जाते हैं या वो अपना कार्य नहीं कर पाते। ठीक, चलिए आगे। शक्कर, खाद्य पदार्थों में 65 से 70% शक्कर की उपस्थिति सूक्ष्म जीवों को सक्रिय नहीं होने देती और खाद्य पदार्थ संरक्षित रहते हैं, खराब नहीं होते। जैसे आपका मुरब्बा, जेली, जैम, ये सब चीजें हैं, उसमें अधिक शक्कर मिला दिया जाता है जिससे खाद्य पदार्थ संरक्षित रहते हैं। रासायनिक परिरक्षक, अगला है रासायनिक परिरक्षक। ऐसे रसायनों का उपयोग किया जाता है जो खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं। ढेर सारे रसायन हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अनुज्ञात्मक परिरक्षक, विशेष पदार्थ जो निश्चित मात्रा में मिलाने पर भोज्य पदार्थों का संरक्षण करते हैं। अब वो विशेष पदार्थ कौन है? जैसे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट, ये क्या है? अनुज्ञात्मक परिरक्षक हैं। ठीक, इसके अलावा सूक्ष्म जैविक परिरक्षक, सूक्ष्म जीवाणुओं से उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे टाइलोसिन। अब ये सूक्ष्म जीवाणुओं से उत्पन्न किया गया टाइलोसिन और इसे खाद्य पदार्थ में मिला दिया गया तो खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ठीक, आगे देखते हैं। किण्वन, ये क्या होता है भाई? किण्वन। तो अभी तक मुझे आशा की चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए देखते हैं किण्वन को। इसके अंतर्गत शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों का एंजाइम युक्त सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन किया जाता है। ठीक, और एसिड का निर्माण करवाया जाता है। बेसिकली होता क्या है, शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों में जब एंजाइम को मिलाया जाता है तो शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ का अपघटन हो जाता है और एसिड बनता है। अब ये जो एसिड होता है ये सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय कर देता है और खाद्य पदार्थ को खराब नहीं होने देता। बात क्लियर? अब ये होता है किण्वन। जो भी मैं आपको समझाया उसे क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अब किण्वन भी 3 प्रकार के होते हैं। किण्वन भी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो किण्वन है एल्कोहलिक किण्वन है। अब एल्कोहलिक किण्वन में क्या होता है? तो एल्कोहलिक किण्वन में कार्बोहाइड्रेट्स में उपस्थित फ्रक्टोज शर्करा, कार्बोहाइड्रेट में उपस्थित फ्रक्टोज शर्करा का अपघटन खमीर द्वारा होता है। खमीर द्वारा फ्रक्टोज शर्करा का अपघटन कर दिया जाता है तथा अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट में जो फ्रक्टोज शर्करा होता है उसका अपघटन किया जाता है खमीर द्वारा और जो उसका उत्पाद बनता है वो है अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड और इसी प्रक्रिया से बनता है आपका मदिरा। मदिरा यानी शराब। ठीक, तो एल्कोहलिक किण्वन द्वारा। अब देखिए एल्कोहलिक किण्वन में शराब निर्माण की विधियां। अब भाई ये देखिए, ये तो नहीं बताऊंगा कि आपको बियर, विस्की, रम कैसे बनाई जाती है, लेकिन इतना तो ध्यान रखिए कि विस्की अनाज मेष में खमीर की सहायता से बनाया जाता है इसे। ठीक, यानी विस्की बनाना है तो जौ, राई, माल्टा, गेहूं, मक्का, इसमें खमीर द्वारा विस्की बनाया जाता है। बियर अंकुरित जौ से बनाई जाती है, इसमें भी किण्वन किया जाता है। रम गन्ने में किण्वन आसवन विधि से प्राप्त किया जाता है। गन्ने में किण्वन कराया जाता है और आसवन विधि से रम प्राप्त किया जाता है। वाइन काले अंगूरों को ईस्ट द्वारा किण्वन जब कराया जाता है तो आपको मिलता है वाइन। कई बार तो लोग हर चीज को शराब ही बोल देते हैं, लेकिन अलग अलग नाम है, आपको जानना चाहिए। अब है एसिटिक एसिड किण्वन। एसिटिक एसिड किण्वन, ध्यान रखिएगा। इस किण्वन में अल्कोहल का अपघटन एसिडिक एसिड में हो जाता है। अल्कोहल का अपघटन होता है एसिटिक एसिड में। ठीक, जैसे कि सिरके का निर्माण किया जाता है जब, तो वही होता है। ठीक, आगे है लैक्टिक एसिड किण्वन। लैक्टिक एसिड किण्वन, तो इसमें भी किण्वन द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण करवाया जाता है। शर्करा का किण्वन होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जैसे अचार और दही। अब आते हैं गैस परिरक्षण पे। अगला प्रकार का परिरक्षण जो है वो है गैस परिरक्षण। ठीक, देखिए 7 परिरक्षण की विधियां बता चुका हूं, ये 8वें परिरक्षण की विधि, खाद्य पदार्थों को जो संरक्षित किया जाता, परिरक्षित किया जाता है, वो 8वां है ये।
अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कुछ कुछ गैसों की उपस्थिति में सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते। ये कार्बन डाइऑक्साइड का उदाहरण केवल दे रहा हूं, ढेर सारे ऐसे गैसें हैं जिनकी उपस्थिति में सूक्ष्म जीव अपनी वृद्धि नहीं कर पाते। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड को खाद्य पदार्थ में मिला दिया जाता है तो खाद्य पदार्थ संरक्षित हो जाते हैं। ठीक, अब पेय पदार्थ जो होता है, ढेर सारे पेय पदार्थ हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है और उसको लंबे समय तक बनाए रखा जाता है और आमतौर पे आप यूज करते हो उन पेय पदार्थों को। ठीक, इसके बाद अगला है किरण। किरण, अब ध्यान रखिए किरण क्या होता है। तो विकृत ऊर्जा, जैसे आप सुनते होंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक, अल्ट्रावायलेट रेज आई, नुकसान पहुंचाई, तो हम नहीं, लेकिन इस तरह की जो किरणें हैं, इस तरह की जो विकृत ऊर्जा है, उनके माध्यम से हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखते हैं। ठीक, इसके बाद है कैनिंग और पैकिंग। अच्छा, कैनिंग का मतलब हो गया ना डिब्बा बंद करना, कैनिंग मतलब डिब्बा बंद करना, और पैकिंग मतलब पैकेट में रखना किसी चीज का। ध्यान रखिए, खाद्य पदार्थों के प्रसंस्करण के बाद दीर्घकाल तक, लंबे समय तक उन्हें सुरक्षित रखने के लिए कैनिंग की जाती है, यानी डिब्बा बंद किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है। आप देखिए, चिप्स बना दिया गया, पैकेजिंग की जाती है ना भाई। आप कलकत्ते का रसगुल्ला लाइए, डिब्बा बंद रसगुल्ला आता है, तो कैनिंग किया जाता है। इसमें आवश्यकता अनुसार निर्वात पैकिंग, भाई जिस हिसाब से पैकिंग करनी है, क्या उसमें निर्वात उत्पन्न करना है कि नहीं करना है, तो निर्वात पैकिंग, टेट्रा पैकिंग या ऑक्सीजन का संकेंद्रण पैकिंग में कम कर दिया जाता है, ताकि जानते हो आप कि ऑक्सीजन में ही छोटे मोटे बैक्टीरिया विकास करते हैं, तो ऑक्सीजन का संकेंद्रण कम कर दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का संकेंद्रण बढ़ा दिया जाता है। तो इस प्रकार की ढेर सारी पैकिंग है, कैनिंग की जाती है खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए। ठीक, तो ये तो हुआ खाद्य पदार्थों के संरक्षण से संबंधित जो विधियां हैं वो। अब देखते हैं खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले खाद्यान्न प्रसंस्करण। खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में सबसे पहले हम देखेंगे खाद्यान्न प्रसंस्करण। तो ध्यान रखिए, गेहूं, चावल, चना, मटर, मक्का, दाल, ये जो खाद्य पदार्थ हैं दीर्घकाल तक समान वातावरण, समान परिस्थिति में लंबे समय तक ये सुरक्षित रहते, संरक्षित रहते, इनको विशेष कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। हम देखिए अपने घरों में भी गेहूं को, धान को लंबे समय तक ऐसे रख देते हैं और खराब आसानी से नहीं होते। लेकिन अगर हम इन खाद्य पदार्थों के भौतिक और रासायनिक संरचना में परिवर्तन करते हैं तो हमें उन्हें अधिक मूल्य प्राप्त होता है, उनका मूल्य वर्धन हो जाता है। ठीक, जैसे अब गेहूं से आटा बना तो जिस रेट में गेहूं बिकेगा उससे अधिक रेट में आटा बिकेगा, और आटे से ब्रेड बना तो उससे अधिक रेट में ब्रेड बिकेगा। ठीक, तो और उस ब्रेड से अगर कोई मिठाई बनी तो मिठाई और महंगी बिकेगी। तो लगातार मूल्य वर्धन हो रहा है, क्वालिटी बढ़ती जा रही है और उसका रेट बढ़ता चला जा रहा है। तो खाद्यान्न का जो प्रसंस्करण होता है कई चरणों में होता है। पहले चरण की बात करें अगर हम, तो गेहूं से आटा बना दिया गया, प्राथमिक बात की जाए तो गेहूं से आटा बना दिया गया। ठीक, अगर हम दूसरे चरण की बात करें गेहूं से ही, तो नमकीन बना दिया गया, बेकरी उत्पाद बना दिया गया, गेहूं से ढेर सारी मिठाइयां बनती हैं, तो दूसरे प्रकार का द्वितीय चरण का प्रसंस्करण हो गया। अगर हम और आगे की बात करें तो कुछ और चीजें बना दी गई। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना है, जैसे हम गेहूं की बात की है तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। आप चावल से भी ढेर सारे इस तरह प्रथम प्रसंस्करण कीजिए, द्वितीय प्रसंस्करण कीजिए, तृतीय प्रसंस्करण कीजिए, करते करते आगे बढ़ते रहिए। जितना ही उनका मूल्य वर्धन करते जाएंगे उनका रेट बढ़ता चला जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका खाद्यान्न प्रसंस्करण। अब आ जाते हैं फल सब्जियों का प्रसंस्करण। फल सब्जियों का प्रसंस्करण, अब ध्यान रखिए, फल सब्जियां ऐसी होती हैं जो सामान्य तापक्रम पर कवक, जीवाणु, फंगस, सूक्ष्म जीवों द्वारा बहुत ही जल्दी नष्ट कर दी जाती हैं। आप देखिए सब्जियां, ये फल जो होते हैं बड़ा जल्दी नष्ट हो जाते हैं, इससे बैक्टीरिया बड़ी जल्दी लग जाते हैं। अब इन्हें दीर्घकाल तक संरक्षित करने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, विसंक्रमित करके
यानी जो संक्रमण है उससे बचाने के लिए विसंक्रमित, जो संक्रमण हो सकता है उनसे बचाने के लिए विसंक्रमित कर दिया जाए और उसके बाद उन्हें शीत गृहों में रखा जाता है। ठीक, अब इसके अलावा फल सब्जियों को नियत ताप पर गर्म कर लवणी जल द्वारा, नमक द्वारा, मीठे जल द्वारा प्रेशर के साथ कैनिंग डिब्बों में बंद करके रख दिया जाता है। ठीक, इसी प्रकार से कुछ फल सब्जियों को पेस्ट बनाकर, जैसे आप देखते हो गार्लिक पेस्ट, जिंजर पेस्ट जैसे मिलता है ना, जूस बनाकर, अचार बनाकर निर्जीवीकरण कर उनके वायु को निकालकर लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। फल सब्जियों से पापड़, चिप्स, नमकीन, सॉस, केचप, जैम, जेली आदि चीजें बनाकर लंबे समय तक हम उसका उपयोग करते हैं। तो फल और सब्जियों का इस तरह प्रसंस्करण होता है। तो ये द्वितीय प्रसंस्करण हो गया। ठीक, पहले खाद्यान्न प्रसंस्करण था, अब फल सब्जियों का प्रसंस्करण। और इसमें विशेष बताने की चीज नहीं है, बशर्ते ये है आपको जानना है कि हम बैक्टीरिया, वायरस को, हम बैक्टीरिया, सूक्ष्म जीवाणुओं को समाप्त करके और उसका कई फॉर्म बना के, कई चरण में आगे बढ़ के हम उसको संरक्षित करते हैं और लंबे समय तक यूज करते हैं। इसके बाद है, अब देखिए जैम, जेली, ये सब डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है डेयरी प्रसंस्करण। एक अगला है डेयरी प्रसंस्करण। ठीक, देखिए जो दुग्ध पदार्थ होते हैं, और सभी जानते हैं इस बात को, कि बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। अब इसे संरक्षित रखने के लिए पाश्चुरीकृत किया जाता है। और पाश्चुरीकरण के बारे में अभी आपसे डिस्कस किया हूं। पहले टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, उसके बाद तेजी से ठंडा कर दिया जाता है। इसमें भी दो प्रकार की चीजें बात किया हूं मैं आपसे। ठीक, और इसके साथ साथ पाश्चुरीकरण के अलावा इसमें हम दूध का मिल्क पाउडर बना लेते हैं, पनीर बना लेते हैं, खोया बना लेते हैं, दही बना लेते हैं, छाछ बना लेते हैं, घी बना के लंबे समय तक हम उसका उपयोग करते हैं। जो भाई जितने समय तक टिकने वाली चीजें हैं बना के उसका उपयोग करते हैं। तो ये सारी क्या है, प्रसंस्करण में आ गई, और ये डेयरी प्रसंस्करण में आ गई। ठीक, सॉरी, आगे देखते हैं मत्स्य प्रसंस्करण। मत्स्य प्रसंस्करण, अब एक चीज ध्यान रखिए, चाहे मांस का प्रसंस्करण हो चाहे मत्स्य प्रसंस्करण, तो मत्स्य प्रसंस्करण भी अधिक प्रोटीन युक्त चीज है। और अभी आपको शुरुआत में ही बताया हूं, जो अधिक प्रोटीन युक्त चीजें होंगी उसमें बैक्टीरिया बहुत जल्दी लगते हैं, जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु बहुत जल्दी लगते हैं और उन्हें पसंद करते हैं। ठीक, तो खतरे वाला पदार्थ इसीलिए तो कहा जाता है इन्हें। तो मत्स्य प्रसंस्करण में क्या किया जाता है कि मछली को सामान्य तापक्रम पर सूक्ष्म जीवों द्वारा शीघ्रता से नष्ट होने से बचाना पड़ता है। मछली जो है समान तापक्रम पर जल्दी नष्ट हो जाती है। मछली जो है समान तापक्रम पर जल्दी नष्ट हो जाती है। उन्हें, मछली को आप बाहर निकाल के रख दीजिए, थोड़ी देर में उनसे बदबू आने लगेगी। ठीक, अब उसको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, उनके गुणों को, उनके पोषक तत्वों को बना के रखना है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उन्हें फ्रीज करना पड़ेगा। आप देखिए, आप मार्केट में जाते हो कि मछली खरीदने के लिए तो बर्फ में रखा रहता है। ठीक, डीप फ्रीज किया जाता है। और जब उनको ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है तो उसमें एसी लगा होता है। ठीक, तो वातानुकूलित होता है। इसके अलावा मछलियों को सुखाकर, उसमें नमक लगाकर, उसमें माइक्रोवेव हीटिंग देकर, और जहां पैकेजिंग की जाती है वैक्यूम पैकेजिंग करके लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है। सबसे पहले तो क्या है, मछलियों के लिए हमने किया क्या कि उनको डीप फ्रीज किया गया। पहले जो ठंडे में रखा गया, डीप फ्रीज किया गया, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी हम वातानुकूलन का उपयोग करते हैं। ठीक, अब आगे आता है हमारा मांस एवं पोल्ट्री उत्पाद। तो जैसे मत्स्य प्रसंस्करण है, उसी तरह मांस और पोल्ट्री उत्पाद है, क्योंकि ये भी तो प्रोटीन युक्त है, प्रोटीन से भरपूर है। तो इसमें भी छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु होते हैं, वो लगते हैं, बैक्टीरिया इसमें लगते हैं। तो इनको भी लंबे समय तक संरक्षित रखने के लिए डीप फ्रीजर में रखा जाता है। और डीप फ्रीजर में नहीं रखोगे तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी खराब हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम तथा विनियम 2011, खाद्य सुरक्षा आयोग मानक अधिनियम तथा विनियम 2011 की अनुसूची 4 के
अनुसूची 4 के भाग 4 में सुरक्षित मीट और मीट उत्पाद संबंधी अपेक्षाएं सुनिश्चित की गई हैं। ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये सरकार द्वारा नियम बनाया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित संगठन और नीतिगत प्रयास। ठीक, अब देखिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक, तो जुलाई 1988 में खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्रालय का गठन किया गया। लेकिन 1999 में इसको विभाग का रूप दे दिया गया, यानी मंत्रालय का दर्जा समाप्त करके विभाग का रूप दे दिया गया और इसे कृषि मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। लेकिन पुनः 2001 में इसे स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में अधिसूचित कर दिया गया, यानी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय वर्तमान में मंत्रालय है, विभाग नहीं है। नहीं तो पहले क्या था, 1999 में इसे कृषि मंत्रालय के अधीन कर दिया गया था। इस मंत्रालय का मुख्य कार्य है कृषि उपज के बेहतर उपयोग, मूल्य वर्धन, किसानों की आय बढ़ाना, आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग, नीतिगत सहायता एवं संरचना के सृजन हेतु सहायता उपलब्ध कराना तथा प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करना। ये सारे काम कौन करता है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, इसकी जो स्थापना की गई थी मुख्य रूप से खाद्य वस्तुओं की शुद्धता जांचने के उद्देश्य से की गई थी। ठीक, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके अनेक क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जैसे इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में, कोच्चि में, चेन्नई में, गुवाहाटी में, मुंबई में स्थित है। ठीक, और ये किसके अंतर्गत काम करता है, किसके अधीन काम करता है भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण? वो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है, यानी इसकी नोडल एजेंसी कौन है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। अब बात आती है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण, तो ध्यान रखना है आपको कि मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क कहां स्थापित किया गया? देवास में। मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया देवास में, और उस मेगा फूड पार्क का नाम था अवंती मेगा फूड पार्क। यानी मध्य प्रदेश का पहला मेगा फूड पार्क है अवंती मेगा फूड पार्क, जिसे स्थापित किया गया था देवास में। ठीक, मध्य प्रदेश में कृषि विभाग से पृथक कर उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी 22 दिसंबर 2005 को। तो उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की स्थापना की गई थी मध्य प्रदेश में 22 दिसंबर 2005 को, और किससे इसे अलग किया गया था? कृषि विभाग से। मध्य प्रदेश में डेयरी प्रसंस्करण के अंतर्गत सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य सरकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड भोपाल से संबद्ध उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ 1982 में स्थापित हुआ। तो उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ 1982 में स्थापित किया गया था। ठीक, अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों के लिए, एग मार्क। ठीक, अब आप देखते हो एग मार्क चिन्ह होता है, तो ध्यान रखिएगा केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कौन जारी किया था इसे? केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने कृषि उत्पादों की गुणवत्ता के प्रमाणीकरण के लिए एग मार्क का चिन्ह लाया। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एग मार्क जो चिन्ह है वो कौन लागू किया था? तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ठीक, तो ये टॉपिक रहा आपका खाद्य प्रसंस्करण का, और इससे संबंधित क्वेश्चंस
मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। 2 टॉपिक हो चुका है आपका, तो इससे संबंधित क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेके आऊँगा। ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस किया जाएगा, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।